Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Today we have started our second lecture about breathing and exchange of gases of human physiology. So human physiology सबसे फेवरेट टॉपिक होता है मेडिकल स्टूडेंट्स का. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम. ठीक है, क्या करेंगे? सांस लेंगे, खूब सांस लेंगे. आज तक लेते आए हैं. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हेन वी ब्रीथ तो क्या क्या हो रहा है. क्या हम सिर्फ हवा ब्रीथ कर रहे हैं या हम सिर्फ ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं? क्या ब्रीथ कर रहे हैं और इसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है. इस तो होता क्या है उस ऑक्सीजन का? वाई वी नीड टू ब्रीथ आउट. तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से निकलेगी, ठीक, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो किस तरह से सेल्स में पहुंचेगी. वी आर गोइंग टू स्टडी इट ऑल. सो हर चैप्टर में हम सबसे पहले चैप्टर का नाम समझेंगे. सो क्या है यहाँ पे? ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन. ब्रीदिंग का मतलब आपको अच्छी तरह पता है, सांस लेना, ठीक है. और रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है? रिस्पायरेशन का मतलब होता है जो फूड हमने खाया है उस फूड को तोड़ के उससे एनर्जी बनाना, ठीक है. तो ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये पढ़ते ही आपके माइंड में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की पूरी इमेज आ गई होगी. बिल्कुल, हमने ये सब पढ़ा हुआ है स्कूल में, ठीक. तो रिस्पेक्ट कीजिए, आपने इतने साल जो कुछ भी पढ़ा है. हम क्या कर रहे हैं, हम उस नॉलेज में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे. सो आज हम देखेंगे कि ब्रीदिंग हम किस तरह से करते हैं, कौन कौन सी ब्रीदिंग्स की टाइप्स होती है, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या क्या प्रोसेसेस जो ऐड होते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम ब्रीदिंग को देख लेते हैं. ब्रीदिंग क्या कहलाता है? हमारा एक्टिव और पैसिव दोनों कहलाता है. अच्छा, एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है? एक्टिव वो जिसमें हम एटीपी यूज़ करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं जिसमें, और पैसिव वो जिसमें हम एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं. तो ब्रीदिंग इज़ बोथ एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है. और जो हमारी रिस्पायरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है. एक्टिव प्रोसेस तो लाजमी इसको होना ही है. क्यों? क्योंकि इसका काम ही एनर्जी को प्रोड्यूस करना है. इसमें लॉट्स ऑफ एटीपीस यूज़ होने वाले हैं, ठीक. अच्छा, तो हम सबसे पहले ब्रीदिंग को देख लेते हैं. ब्रीदिंग क्या करते हैं? हम सांस लेंगे. जैसे कभी कभार हवा में बहुत अच्छी खुशबू आ गई तो हम बहुत डीप ब्रीथ करते हैं, ठीक. तो ब्रीदिंग करना, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. तो इनहेल क्या है? हमारा एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेल हमारा पैसिव प्रोसेस है, ठीक है. और ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन. ये रिस्पायरेशन का पार्ट है लेकिन इट इज़ नॉट रिस्पायरेशन, ठीक है. काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों बहुत अलग चीज़ है. रिस्पायरेशन इज़ अ डीप एलॉबरेट थिंग. यहाँ पे मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई. द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रिस्पायरेशन. जैसे कि मैंने बताया, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? जो हम फूड खाते हैं, ठीक, उस फूड को तोड़ के उसमें से एनर्जी बनाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं. जैसे कि फूड क्या है हमारी बॉडी के लिए? फूड इज़ अ फ्यूल फॉर अस, ओके. सो फूड सिर्फ हम एनर्जी के लिए नहीं खाते. फूड हमारी इमोशंस भी होती है. जैसे हम मूवी देख रहे हैं, हमने कुछ खा लिया. जैसे कि हमारे इमोशंस अलग अलग तरह के होते हैं. बैठे बैठे हमने सोचा कुछ खा ही लेते हैं, तो फूड इमोशंस के साथ भी कनेक्ट होते हैं, ठीक. और फूड जो हम खाते हैं उसका क्या होता है? उस फूड को तोड़ के उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक. तो रिस्पायरेशन कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है, जिसको कहते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है. दोनों में क्या फ़र्क है? एरोबिक उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है. जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक. बहुत ही सिंपल लाइन है, ठीक.
और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको हम कहेंगे एनारोबिक। अच्छा, एरोबिक में कौन कौन से स्टेप्स ऐड हैं, ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐड होते हैं। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड्स। थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ, जब भी कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ें बनेंगी तो उसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। व्हेन फूड इज़ ब्रोकन डाउन, तो सिंपल को जोड़ के कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो बन रही है उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, और दोनों का जो सम होता है उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एरोबिक जो रिस्पायरेशन है उसमें मैंने आपको दिखाया कि 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। जो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या होता है, गैसेस और गैस एक्सचेंज होती है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, ठीक है। जैसे हमने सांस लिया, ठीक, वो ब्रीथ हमारी अंदर गई, उसके बाद वो ब्रीथ हमारी ट्रैकिया से अंदर जाकर ब्रोंकाई से गुजरते हुए ब्रोंक्यूल्स में पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद एल्विलाई से वो क्या हो जाएगा, ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एल्विलाई से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं वो ब्लड में, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। फिर ब्लड से जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होगी, ब्लड से कहाँ जाती है हमारी जो ऑक्सीजन है, ब्लड से जाती है टिश्यू में, ये हमारा थर्ड स्टेप कहलाता है। फिर टिश्यू में जाने के बाद वहाँ बहुत सारे प्रोसेसेस होती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। फिर उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो सेपरेट होता है, तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। यहाँ पे कुछ डिफरेंट एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है, उन सब के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में लिखा है, ठीक है। कि जैसे आप देख सकते हैं फिश के पास क्या होता है, उनके पास लंग्स नहीं होते हैं, उनके पास गिल्स होती हैं, ठीक है। फिश के पास, एम्फीबियंस के पास जैसे टेडपोल हो गया, एम्फीबियंस जो अलग अलग टाइप के हो गए, जैसे रेप्टाइल्स के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक। ये चार्ट वैसे आपको एनिमल किंगडम में भी काम आएगा, ये चार्ट आप अपने पास नोट कर लें। अब हम आते हैं गैसेस एक्सचेंज में। गैसेस जो हमारी एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज का जो काम होता है वो कहाँ हो रहा होता है, वो हमारी एल्विलाई में हो रहा होता है। एल्विलाई कहलाती है यूनिट ऑफ लंग्स भी, ठीक है, लंग्स की वो यूनिट कहलाती है, और 150 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं इन ईच लंग्स, ठीक है। और अगर किसी भी वजह से अगर आपका एक एल्विलाई भी डैमेज हो गया तो गैसेस ऑफ एक्सचेंज इज़ गोइंग टू बी डिस्टर्ब, ठीक। एल्विलाई कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो ब्रोंक्यूल्स के जो बिल्कुल लास्ट में ये जो सर्कल से होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं इनको। जैसे हमने ऑक्सीजन को ब्रीथ किया, जैसे हमने ब्रीदिंग की ना, तो नॉस्ट्रिल से वो ऑक्सीजन कल के स्टेप में मैंने दिखाया था, ठीक है। नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन नसल चैम्बर में जाती है, नसल चैम्बर्स से आगे नसल कॉन्के की तरफ जाती है, जहाँ से वो इसमें क्या ऐड कर देते हैं, मॉइस्चर ऐड कर देते हैं। मॉइस्चर ऐड करने के बाद वो फेरिंग्स से गुजरता हुआ उसके बाद ट्रैकिया में पहुंचता है, और जो ट्रैकिया की जो ओपनिंग का नाम था ग्लॉटिस, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ग्लॉटिस को क्रॉस करता हुआ वो ट्रैकिया के अंदर एंटर होता है। उसके बाद उस ट्रैकिया को क्या कहते हैं, ट्रैकिया को एयर पासिंग रूट है वो हमारा, ठीक है। तो ट्रैकिया से वो गुजरता हुआ ब्रोंकाई में आता है, दोनों ब्रोंकाई में वो डिवाइड हो जाता है, फिर ब्रोंकाई से वो ब्रोंक्यूल्स में पहुंचता है, और ब्रोंक्यूल्स से वो पहुंचता है एल्विलाई तक, ठीक है। जब एल्विलाई में वो पहुंच जाता है तो वहाँ पे पहुंचने के बाद उसका जो एक्सचेंज का काम है, गैसेस एक्सचेंज का, वो वहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर एल्विलाई से वो गैस हमारी एक्सचेंज हो जाती है ब्लड में, ठीक है, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं। और एल्विलाई की जो हमारी वॉल होती है वो किससे बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्वामस एपिथेलियम फ्लैट सेल्स को कहते हैं, मतलब पतले सेल्स। ये स्क्वामस एपिथेलियम वहाँ मौजूद होगी जहाँ ट्रांसपोर्ट करना होगा चीज़ों को, ठीक है।
जहाँ पे भी कोई भी ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आप हमेशा देखेंगे कि स्क्वामस एपिथेलियम मौजूद होगी। तो जो एल्विलाई से जो ब्लड में गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके 3 स्टेप्स है। जो नंबर 1 है एल्विलाई की जो मेम्ब्रेन वो इन्वॉल्व होती है, नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नंबर जो 3 है वो है एंडोथीलियम। ये भी स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। जो हमारी ब्लड की जो कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी एल्वुलाई है। एल्वुलाई के अंदर ये हमारी क्या है, ये ऑक्सीजन है, और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। ये हमारी एल्वुलाई से ऑक्सीजन ये हमारी ब्लड कैपिलरी तक ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। ये हमारा एल्वुलाई फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, एल्वुलर मेम्ब्रेन स्क्वामस एपिथेलियम। और ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एल्वुलाई और जो कैपिलरी के बीच में जो ये स्पेस है उस स्पेस को हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो थर्ड स्टेप है जिसमें हमारी कैपिलरी की वॉल प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे एंडोथीलियम। ये भी स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। अब हम देखेंगे कि ब्रीदिंग में कौन कौन से स्टेप्स मौजूद होते हैं। जो हमारी इन्हेलेशन है वो होती है 0.2 सेकेंड की, ठीक है। और इन्हेलेशन में आप ये याद रख सकते हैं UFO, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, अपर फॉरवर्ड डाउनवर्ड। ये हमारे जब हम इनहेल करते हैं तब हमारे लंग्स का जो शेप हो जाता है वो किस तरह से होता है, अपवर्ड की तरफ होता है, फिर फॉरवर्ड होता है और आउटवर्ड होता है, ठीक है। और जो हमारी एक्सहेलेशन है वो 0.3 सेकेंड की होती है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है और आउटवर्ड होता है, ठीक है। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डायाफ्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लंग्स की डायग्राम बनाई हुई है। इन्हेलेशन के वक्त कैसा हो रहा होता है हमारा लंग्स, और एक्सहेलेशन के वक्त कैसा हो रहा होता है, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को स्पेस मिले हमारे लंग्स में, इस वजह से लंग्स क्या हो रही होती है, लंग्स अपना जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसका साइज़ बढ़ रहा है, यहाँ से डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटेड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये इस तरह से खुल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंग्स हमारा उस टाइम में फैल जाता है, क्यों, ताकि ऑक्सीजन हमारी अंदर अपनी जगह बना सके, अंदर ऑक्सीजन आ सके। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल के टाइम ये आपको डायग्राम दिख रही है, जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ पुश करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। और ये भी रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ये हर तरफ से हवा को जो लंग्स से वो प्रेशर दे रहे होते हैं ताकि वो जो एयर है वो क्या हो जाए, यहाँ से बाहर की तरफ चली जाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रीदिंग रेगुलेट करने में कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी बड़ा रोल होता है, ऑक्सीजन का रोल नहीं होता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने पास नोट कर लें। ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में हमारी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।